समझना है तो दो प्रमुख चेहरों के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि सियासी आबो हवा गुजरात की कहती क्या है। अल्पेश ठाकुर जो कि ओबीसी के बड़े चेहरा है और गुजरात की राजनीति में दखल रखते हैं, उनका दबदबा है। बहुत स्वागत है आपका। और दूसरे जो प्रमुख चेहरा है वो कांग्रेस पार्टी के, देश के राजनीति में कांग्रेश पार्टी का भी क्या दखल है सबको मालूम है, उसके चेहरा है आलोक शर्मा। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आलोक शर्मा जी से मैं सवाल पूछूं उससे पहले मैं अल्पेश जी आपके पास आऊंगी। अल्पेश जी, वो 2017 का साल था जब राहुल गांधी से आप मिलते हैं और आप ये कहते हैं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति एक सरीखी, हम दोनों पिछड़ों की बात करते हैं और 125 सीटें जिताने का दावा आप करते हैं। लेकिन 2022 आते आते आप कहते हैं कि मेरी राजनीति बीजेपी के साथ मैच करती है और 150 सीटों को जीतने का दावा। मतलब आपके वोटर्स कंफ्यूज नहीं होंगे? देखिए, 2017 में जो जन आंदोलन हुए अलग अलग समस्याओं, अलग अलग मांगों की वजह से हुए और उस वक्त हमें यह लगता था कि सरकार की जो थोड़ी बहुत विफल नीतियां है उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए, हमें लगता था कि कांग्रेस हमारी आवाज सुनेगी, कांग्रेस हमारे मुद्दों को उठाएगी, कांग्रेस हमारे लिए लड़ेगी। बट आपको बताऊं कि 2 साल हम जब उस विधानसभा में रहे, उस असेंबली में रहे, हमने जिन इश्यूज को उठाए थे, जिन पिछड़ों के इश्यूज को उठाए थे, जिन आम लोगों के इश्यूज को उठाए थे, वहां वैसा कुछ दिखा नहीं। हाँ। कांग्रेस हर वक्त पे जब इलेक्शन आता है तब दिखती है और इलेक्शन नहीं आता है तो फिर नहीं दिखती। उसको आंदोलन करना चाहिए। कांग्रेस ने लास्ट 25 साल में एक आंदोलन किया हो बताइए। जो आंदोलन हुए वो स्वयं हुए, जो मांगे हुई वो स्वयं हुई और उसमें वो कैश करने के लिए वो आ जाते थे। हम जिस ईमानदारी से जुड़े थे, हमें लगता था कि हमारी बात सुनेंगे, हमें लगता था कि हमने जो मुद्दे उठाए, जो इश्यूज उठाए हैं, उस पे ये हमारा साथ देंगे। बट आपको बताऊं कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मैं तो खैर मैंने तो कांग्रेस में सवाल आपने उठाए हैं, मैं आलोक जी इसका जवाब लूंगी। लेकिन आप भी इस बात को मानते हैं ना कि सब कुछ तभी तय होता है जब हम चुनाव जीतते हैं। अब मैं आपकी सीट पे पर्टिकुलर जाऊंगी, राघनपुर सीट की मैं बात करती हूँ। जब आप कांग्रेस पार्टी में होते हैं तो आप जीत जाते हैं, आप बीजेपी में जब उपचुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। देखिए, मैं तो मतलब अगर कांग्रेस पार्टी में खामी है तो फिर ये हार जीत। देखिए, अगर हम दूसरी पार्टी में गए तो उन लोगों को वो कन्विंस करने में मैं विफल रहा, तो लोग मुझे उस वक्त नहीं समझ पाए। यही मेरा पहला सवाल था कि कैसे कन्विंस करेंगे। लोग मुझे वो कन्विंस नहीं कर पाए, लोग मुझे उस वक्त नहीं समझ पाए। बट आज राधनपुर में देख लीजिए, आज राधनपुर में जो 5 साल हमने काम किया, जो मैंने काम किया, वहां पे कमल लेके कोई भी जाएगा 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगा, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि हमें विकास की राजनीति की ओर जाना है। राधनपुर जो इलाका है वहां पानी की बहुत समस्या आई थी, वहां सड़कें को बहुत समस्या आई थी, वहां आरोग्य और शिक्षा की बहुत समस्या आई थी। वो 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन हमने तो ये सुना है कि आपने राघनपुर को भुला दिया है। नहीं, देखिए, गांधीनगर दक्षिण सीट पे आ रहे हैं। देखिए, सच है क्या? आपको तो पार्टी तय करेगी, मैं कहाँ लड़ूंगा, चर्चा इसी तरीके की नहीं, वो पार्टी तय करेगी। पर लास्ट 10 दिन पहले या 2 दिन पहले भी मैं राधनपुर में था। सोच लीजिए, आलोक जी ये कहेंगे कि आप तो भाग रहे हैं। अरे मैं 2 दिन पहले ही राधनपुर में था। अगर मेरी पार्टी बोलेगी लड़ना है तो लड़ूंगा, मेरी पार्टी बोलेगी नहीं लड़ना है नहीं लड़ूंगा। बट राधनपुर को ना भूलूंगा, ना गुजरात को भूलूंगा। इत्तेफाक रखते हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी की खामियां गिनाई कि आपका घर छोड़ा क्यों, और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो लगा रहता है ये सब कुछ। इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि वो फायदा उठाना चाहते थे आंदोलन का और तमाम चीजें। हाँ, बिल्कुल। ये तो एक ग्रीन पेन लेके घूम रहे थे कि साहब वो मैं मंत्री बनूंगा और ग्रीन पेन से सब कुछ करूंगा। वो ग्रीन पेन शायद भूल गए। ये तो ग्रीन पेन लेने बीजेपी में गए थे। कांग्रेस से कोई लेना देना था, ना बीजेपी से कोई लेना देना था। लेना देना था तो केवल सत्ता से लेना देना था। लेकिन इन्होंने शायद अपनी कंस्टिट्यूएंसी के वोटर्स को शायद ना समझा और उन्होंने इनको फिर समझा दिया कि आप अगर दल बदलेंगे, आप अगर मुद्दों को बदलेंगे, आप सत्ता के पीछे चलेंगे तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। खैर, ये व्यक्तिगत मामला है। अभी मेरी शुभकामनाएं, आगे भी वो बहुत तरक्की करें। जवाब दूंगा मैं। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है। इन्होंने कहा कि साहब विकास का मॉडल और विकास के लिए गए और कांग्रेस विकास के लिए आवाज नहीं उठाती है। मैं पूरा मॉडल ही लेके आया हूँ आज गुजरात का। ये पहला मॉडल है कोरोना के टाइम का। उस पे मैं आऊंगी। एक मिनट छोटा सा, क्योंकि विकास की बात आई है। ये कोरोना के टाइम में सूरत की भट्टी है शवदाग्रह की, जो जल कर पिघल कर गिर गई और संभालने वाला कोई नहीं था। दूसरा, ये अभी हाल का ही भ्रष्टाचार का मॉडल आया है, इसको मोरबी कहते हैं।
ये मोरबी का मॉडल है जो आलोक जी। पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आलोक जी, क्या यही विकास है इनका? यही तो पब्लिक चाहती है। मैं फिर पब्लिक कहूंगा। यही चाहती है कि आप मैं ग्राउंड पे उनको- जाओ, नहीं, जब वो बोलते आप हैं ग्राउंड पे जाएं और आप मुद्दे उठाएं। हाँ, राहुल नहीं। गांधी पहुंच चुके हैं बट वो महाराष्ट्र कोरोना में, की बात गुजरात करते में हैं। चुनाव है, गुजरात नहीं पहुंच नहीं, पा पर रहे वो हैं। कोरोना ऐसा की क्यों? बात करते हैं तो क्या राजस्थान में कोई नहीं मरा? आप सवाल वो वैश्विक पूछेंगे। महामारी थी और वैश्विक महामारी में इस सरकार ने वैक्सीनेशन लाई, इस सरकार ने जो सुविधाएं दी, अब उसको नजरअंदाज करेंगे उत्तर क्या? देता हूं राजस्थान जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां कुछ नहीं हुआ। मैं फिर कहूंगा, कहाँ अगर आप बात राजस्थान कर की रहे हैं? तुलना और आप किसी- गुजरात वो मेरे से पे कर बोल रहे रहे हैं ना नहीं, कि राजस्थान कांग्रेस की पार्टी तुलना में- अगर गुजरात कांग्रेस से पार्टी करनी में पड़ रही है 2003 तो से समझ जुड़ा मैं। लीजिए कि गुजरात आपको में कुछ बताओ भी ये जो नहीं। बोल रहे हैं ना, 2003 से मैंने कांग्रेस पार्टी को मेरी जवानी के 20 साल दिए। उस कांग्रेस पार्टी को मैं बखूबी जानता हूं। यहाँ पे जब टिकट का बंटवारा होता है, आप देखिए आज पूरे उसी गुजरात कांग्रेस में पार्टी के टिकट कांग्रेसियों पर में आप बवाल लड़े लगा और हुआ, उसी के क्योंकि कांग्रेस जहाँ पार्टी के मिलती है, टिकट पर आप जहाँ चुनाव नहीं मिलती, जीते वहाँ और उसके बाद कांग्रेसी छोड़कर बवाल भाग गए और हमें और फिर जनता ने और आपको देखिए, हरा दिया। और 45 साल के 45 साल के और अल्पेश उसी- ठाकुर के उसी ब्लेम कांग्रेस कर रहे पार्टी- हैं। उसी 45 कांग्रेस साल के पार्टी अल्पेश ने ठाकुर पे विकास ब्लेम किया कर रहे हैं। जिन लोगों को 50 साल मैं आपकी आप ही- पार्टी में उस समय सत्ता पर- मिली, मैं आप ही का वो सवाल छोड़ पूछती रहे हूँ। हैं। 2000 से ज्यादा एमएलओ ने आलोक जी, कांग्रेस छोड़ दी। बस, अब उसकी अल्पेश बात जी, कीजिए एक ना। सवाल। अल्पेश जी, ये सबको जो भी गुजरात की राजनीति को जानते हैं उसको पता है कि अल्पेश ठाकुर क्या है, हार्दिक क्या है और इसके अलावा जिग्नेश मेवानी क्या है। ये बीजेपी को समझ में आ गया 2017 के चुनाव में, जब 38% युवा वोटर्स अगर नुकसान पहुंचा तो बीजेपी ने इन तीनों चेहरों पर फोकस किया। ये दो तो बीजेपी में है इस वक्त, आप देख रहे हैं। तो आप अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि 20 साल की जवानी आपकी पार्टी को दे दी और आप संभाल नहीं पाए, उनको जाने क्यों दिया? और 50 साल जिनको सत्ता दी उनको भी ना संभाल दे। अरे भाई, अभी 2000 तो- से ज्यादा एमएलए चले मैं गए। अभी बताता हूँ एमएलए कैसे जाते हैं, एमएलए क्यों जाते हैं। अरे आपके बुजुर्ग मैं नेता चले गए। मैं बताता हूँ ना, जो आपके बुजुर्ग नेता मैं इस गुलाम पर नबी आ रहा साहब हूँ। चले गए। ये गुजरात समाचार की कटिंग है, नितिन पटेल जी का बयान है ये। हम मुद्दों पे बात एक करने मिनट, मैं के उसी साथ पे साथ बात कर रहा हूँ, उन मैं सब बात चीजों करेंगे। पे मैं उसी पर बात हमारे कर रहा हूँ। पास मुद्दों पे अरे बोलने भाई के सुनिए लिए ना, बहुत कुछ है। सुनिए तो सही। नितिन आलोक जी, पटेल जी मुद्दों कह पे रहे बोलने हैं, के लिए मुद्दे पे बहुत तो कुछ बात है। कर रहा हूँ, सुनो तो सही भाई, हिम्मत तो रखो सुनने नहीं, की। 25 साल पहले अरे का सुनने गुजरात की देखा हिम्मत है तो लोगों रखो ने। ना भाई। 25 साल पहले का अरे गुजरात सुनने देखा की है हिम्मत तो लोगों ने। रखो। 25 ये- साल पहले का गुजरात लोगों ने देखा है, वो सड़कें ये देखी है, नितिन वो पटेल- भाईराज देखा है, वो गुंडाराज देखा है, जब चोर वो की दंगे चोरी देखे पकड़ी जाए हैं। तो वो बोलने नहीं देता। सुनिए तो सही भाई धैर्य से। ये नितिन पटेल जी कह रहे हैं कि मैं तो सेंस प्रक्रिया में भी भाग लिया, मैंने तो फिर भी हटा दिया। अब हमें पता चला हमारे है। नेताओं को अरे सुनिए ना भाई, वोट करने से अरे क्या सुनिए ना, मतलब है? कांग्रेस एमएलए छोड़िए, ये बीजेपी की फाइलें बना के रख रखी है ईडी सीबीआई ने। एक आदमी नहीं बोलता बीजेपी का, अरे पूरा का कोई- पूरा। આગળ વધીશું, વાત કરીશું અમદાવાદની ઉમરેઠમાં ગઠબંધનથી સ્થાનિક કોંગ્રેસ નેતા નારાજ થયા છે। જી હા, કોંગ્રેસ અને એનસીપીનું ગઠબંધન થયું, જો કે આ ગઠબંધનથી કેટલીક જગ્યાએ નારાજગી પણ સામે આવી રહી છે। સ્થાનિક કોંગ્રેસ નારાજ છે। ઉમરેઠના કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ કાર્યાલય પર પહોંચ્યા છે અને નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો એનસીપી અને કોંગ્રેસનું ગઠબંધન, અને જ્યાં ગઠબંધન હશે ત્યાં કોંગ્રેસ તેમના ઉમેદવાર ન ઉભા રાખે તેવી શક્યતાને લઈને પણ અહીંયા નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। ઉમરેઠમાં નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો ઉમરેઠ કોંગ્રેસના જે નેતાઓ છે તે નારાજ થયા છે। એનસીપી અને કોંગ્રેસનું ગઠબંધન, જેને લઈને નારાજગી વ્યક્ત થઈ રહી છે। ઉમરેઠમાં નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ઘણી જગ્યાથી એવા સમાચાર આવ્યા છે કે જ્યાં નારાજગી સામે આવી છે, કારણ કે એક જ સીટ પર એક કરતા વધુ જ્યારે દાવેદાર હતા ત્યારે આ નારાજગી સામે આવી રહી છે। તો જે તે દાવેદારોના સમર્થકો નારાજ થયા। હમણાં થોડા સમય પહેલા પણ આપણે જોયું હતું કે કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર કાળી શાહીથી લખાણ પણ લખવામાં આવ્યું હતું। ભરતસિંહ સોલંકીના નામનું લખાણ લખવામાં આવ્યું હતું। શાહનવાઝ શેખને ટિકિટ ન મળતા સમર્થકો ત્યારે પણ નારાજ થયા। ઇમરાન ખેડાવાલાને ટિકિટ આપી જમાલપુર ખાડિયા બેઠકથી। બીજી તરફ ઉમરેઠમાં પણ આ પ્રકારના સમાચાર આવી રહ્યા છે કે એનસીપી અને કોંગ્રેસના ગઠબંધનના કારણે નારાજ છે। કારણ કે જ્યારે ગઠબંધન થતું હોય ત્યારે એનસીપી તરફથી જે સીટ ઉપર ઉમેદવાર ઉભા રાખવામાં આવશે ત્યારે
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નહીં હોય, કોંગ્રેસ ત્યાં દાવેદારી નહીં કરે એટલે કે ઉમેદવાર ન ઊભા રાખે, જેને લઈને અહીંયા નુકસાન થવાની ભીતિ દાવેદારને વર્તાઈ રહી છે। કારણ કે ચૂંટણી જાહેર થઈ અને હવે જ્યારે મતદાન નજીક આવી રહ્યું છે, આજે ઉમેદવારી કરવાનો છેલ્લો દિવસ, પહેલા તબક્કાના મતદાનનો, અને પહેલા જ 2-3 દિવસ પહેલા જ એનસીપી અને કોંગ્રેસનું ગઠબંધન થયું, ત્યારે એ દાવેદારોમાં પણ નારાજગી છે। તો ચૂંટણીના રંગ પણ જોવા મળી રહ્યા છે। નારાજગી, કાર્યકર્તાઓ પહોંચ્યા, કાર્યાલય પર કાર્યકર્તાઓ પહોંચ્યા છે। તમારા સહયોગી દીપિકા પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। જી દીપિકા, શું અપડેટ છે? કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર સતત નારાજગીનો દોર પણ જોવા મળી રહ્યો છે, કાર્યકર્તાઓ સતત પહોંચી રહ્યા છે। તો કોંગ્રેસ અને એનસીપીના ગઠબંધનથી કાર્યકર્તાઓમાં નારાજગી છે। મારા સહયોગી દીપિકા પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। જી દીપિકા, શું અપડેટ? કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ પહોંચ્યા છે ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠક માટે। એનસીપી ગઠબંધન કર્યું હતું, તો તેને લઈને પણ આ તમામ કાર્યકર્તાઓ છે તેમનો રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। આપ જોઈ રહ્યા છો તેઓ ખાસ કરીને પોતાનો જે વિરોધ છે મારી સાથે ઘણા બધા લોકો છે, તેની સાથે પણ વાત કરીશું। ઉમરેઠમાં જે પ્રકારે વિરોધ છે ગઠબંધનને લઈને, તેના વિશે વાત કરીશું। રાજ્યસભામાં જ્યારે મતની જરૂર પડે તો ભાજપમાં આપવાના, અને જ્યારે ન્યાય કરવાનો થાય તો અમારી સાથે અન્યાય કરે। અમે ભરતભાઈ સાહેબ કે અમિતભાઈ સાહેબને મળવા પ્રયત્ન કર્યા, અમને મુલાકાત નથી હજુ મળી, એટલે અમારે સીધા અહીંયા આવવું પડ્યું છે। અમને મુલાકાત નથી મળી। તમારા જે પ્રકારના શબ્દો છે, તમે કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા હોવા છતાં પણ વિરોધે ચડ્યા છો, તો આ પ્રકારના વિરોધ વચ્ચે ઉમરેઠ વિધાનસભા માટે તમારો મત શું છે અને કેવી રીતે તમે શા માટે વિરોધ કરી રહ્યા છો? ગઠબંધન શા માટે ન હોવું જોઈએ? સ્પષ્ટ છે, અમે આ મુદ્દાઓ જે લઈને આવ્યા છે, એ ગઠબંધન કોઈ સંજોગોમાં શક્ય નથી। આટલો વિરોધમાં કોંગ્રેસ સામે કામ કર્યું હોય, ગઠબંધન શા માટે? અમારા મુદ્દાઓનો ખાલી પ્રશ્નોના જવાબ આપશે તો પણ એમ ખ્યાલ આવશે કે તમે ગઠબંધન શા માટે કરો છો। જેમને 2012 ની અંદર અહેમદ પટેલને મત નથી આપ્યો, 2017 ની અંદર અમારા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સામે ઉમેદવારી કરીને અમારી એક સીટ ખોવડાઈ છે, કાંગલ જાડેજાએ ખુલ્લો મત ભાજપના ઉમેદવારોને આપ્યો છે, અને છતાં પણ ગઠબંધન, તો આની પાછળનું રહસ્ય અમારે જાણવું છે, બીજું કઈ નહીં। આ સોદાબાજી સિવાય બીજું કોઈ જ ના હોઈ શકે। વિરોધ તમે કરી રહ્યા છો, પરંતુ ગઠબંધન તૂટી જશે તેવું તમને લાગે છે કે તમારો વિરોધ છે કામ કરશે? જો ગઠબંધન તૂટવું જોઈએ, અને જો નહીં તૂટે તો અમે આજે રાજીનામા આપવા જ આવ્યા છીએ। તમામ હોદ્દાઓ પરથી ચૂંટાયેલા અને સંગઠનના તમામ હોદ્દેદારો રાજીનામા આપશે। આવતીકાલે અમે કોંગ્રેસ સમર્પિત ઉમેદવાર અમે મૂકી દઈશું, અમે અમારા ઉમેદવારને જીતાડી દઈશું। એ અમારો તાકાત છે, કારણ કે અમે 5 વર્ષ પ્રજા વચ્ચે રહેલા છીએ, ધરણા કર્યા છે, રેલી કરી છે, પોલીસના દંડા અમે ખાધા છે। એક પણ મિનિટ જયંતભાઈ પટેલ આવીને ઉભા રહ્યા હોય તો ચલો અમે એમને આપી દઈએ, એક પણ મિનિટ એમને કોંગ્રેસ સાથે રહીને કોઈ કાર્યક્રમોમાં સમર્થન નથી આપ્યું। કઈ રીતે ગઠબંધન તમે કરાવો છો એમની સાથે? ગઠબંધન થયું છે ને આ પ્રકારનો વિરોધ છે, ઉમેદવાર પાછા ખેંચવામાં આવશે, બદલવામાં આવશે, કઈ રાજનીતિ કઈ રીતે આખું ગણિત છે કોંગ્રેસનું ઉમરેઠ માટે? વર્ષોથી કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે જોડાયેલા કાર્યકરો અને આગેવાનો છે, સ્વાભાવિક છે એમની લાગણી, એમની ઈચ્છા હોય ચૂંટણી લડવા માટેની। જે ધારાસભ્યની વાત કરે છે, ધારાસભ્ય ભૂતકાળમાં રાજ્યસભાની ચૂંટણી વખતે કોંગ્રેસ પક્ષના જે ઉમેદવાર હતા એમની તરફેણમાં મતદાન નહોતું કર્યું, તેવી પણ તેમની રજૂઆત છે। એમની જે કોઈ વાત છે, એમની જે કોઈ લાગણી છે, એ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ જગદીશભાઈ ઠાકોર, અશોક ગેહલોતજી અને રઘુ શર્માજી સુધી પહોંચાડવાનું કામ અમારું છે, અને લાગણી ચોક્કસ અમે પહોંચાડશું। પહોંચાડવામાં આવશે, પરંતુ નિર્ણય હજુ સુધી શું લેવામાં આવશે તે કહેવામાં નથી આવ્યું। તેને લઈને પણ આપ જોઈ રહ્યા છો મોટી સંખ્યાની અંદર જે કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ છે તેઓ અહીં છે। કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને ખાસ કરીને કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ છે, તેમણે નિવેદન પણ આપ્યું હતું, તેમણે વચન પણ આપ્યું હતું, તેવું તમામ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ કહી રહ્યા છે। આ પ્રકારનો વિરોધ સંધ્યા જોવા મળી રહ્યો છે, જેને લઈને ઉમરેઠ બેઠક છે તેમાં અત્યારે ટિકિટ આપવામાં આવી છે, તેમાં એનસીપીના ઉમેદવાર છે। આપ જોઈ રહ્યા છો એનસીપી અને કોંગ્રેસના ગઠબંધનથી નારાજ છે કાર્યકર્તાઓ, ખાસ કરીને ઉમરેઠ બેઠક પર માનવું છે કે કોંગ્રેસનો જ દાવેદાર હોવો જોઈએ જે ઉમેદવારી ત્યાંથી કરે।
તો કોંગ્રેસમાં આજે કકડાટ જોવા મળી રહ્યો છે। પ્રદેશ કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં હોબાળો। જમાલપુર ખાડિયા બેઠકના નામને લઈને વિરોધ થયો છે। કાળી શાહી સાથે લખાણ લખી અને વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે। તો કોંગ્રેસ કાર્યાલય બહાર પણ ઉગ્ર દેખાવ કરવામાં આવ્યો છે। કાર્યાલયમાં એનએસયુઆઈ કાર્યકર્તાઓએ તોડફોડ કરી ભરતસિંહ સોલંકીના નામની તકતી પણ તોડી નાખી। શાહનવાઝ શેખને ટિકિટ ન મળતા વિરોધ કરવામાં આવ્યો। કોંગ્રેસ કાર્યાલયની બહાર અને કોંગ્રેસ કાર્યાલયની અંદર એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓએ શાહનવાઝ શેખના જે દાવેદારો જે સમર્થકો હતા તેઓ લોકોએ વિરોધ કર્યો છે। અને કોંગ્રેસ કાર્યાલય આપ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતની અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે કે ક્યાંક શાહનવાઝ શેખના જે સમર્થકો તેઓ માની રહ્યા હતા કે તો ટિકિટ આપવામાં આવે। અશોક પંજાબી જે સિનિયર કોંગ્રેસના નેતા છે જે રીતે એનએસયુના કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ કર્યો છે, કેટલો યોગ્ય આપ માનો છો? કારણ કે કાર્યાલય આપનું છે અને કાર્યાલયમાં આવીને જે તોડફોડ કરવામાં આવી છે। ના, કોઈ પણ વાત કાર્યકર્તા રજૂ કરી શકે છે શાંતિપૂર્વક, એમને લોકશાહી અધિકાર છે અને રજૂઆત પણ કરી છે એમને, અને રજૂઆત અમે અમારા મોવડી મંડળ સુધી પહોંચાડી પણ છે। બિલકુલ અયોગ્ય છે। એક માત્ર રિપોર્ટ મોવડી મંડળને આપી રહ્યા છે અને પાર્ટી વિચારશે કે આ બાબતમાં શું કરવું, એને કોઈ યોગ્ય કહી જ ન શકે। બસ આ હતા અશોક પંજાબી, તેઓ કોંગ્રેસ પાર્ટીના સિનિયર નેતા છે અને તેઓ માની રહ્યા છે કે પ્રદેશ પ્રમુખથી તમામ લોકોને પણ જાણ કરવામાં આવી છે અને જે પણ કાર્યવાહી થશે તે કાર્યવાહી કરવાની તેઓ પણ ખાતરી આપી રહ્યા છે। પરંતુ જે ઘટના બની છે તે અયોગ્ય છે તે પ્રકારનું કહીને દ્રશ્યો બતાવ્યું છે કે આ કાર્યાલય છે, કાર્યાલયની બહાર તે જે સમર્થકો તે પહોંચ્યા હતા અને જે નેમ પ્લેટ છે, નેમ પ્લેટ તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો, તેની ઉપર કાળી શાહી છે તે ભૂસવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને કોઈનો વિરોધ છે આ તે અહીં કરવામાં આવી રહ્યો છે। કેમેરામેન પંકજ મકવાણા સાથે પ્રણવ પટેલ, ન્યૂઝ 18 અમદાવાદ। કોંગ્રેસ કાર્યાલયની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યા છે। તો સાથે જ ભરતસિંહ સોલંકીની પ્લેટ છે તેને અહીં તોડવા મંચમાં જોડાયા છે। વાત કરું સંજય, એનએસયુના આપ કાર્યકર્તા છો, આપે શાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને આપે આવીને જે તોડફોડ કરી છે એ કેટલી યોગ્ય? અમે તોડફોડ નથી કરી, અમે માત્ર ને માત્ર અમિત ચાવડા અને ભરતસિંહ સોલંકીની જે નેમ પ્લેટ હતી, જે કોંગ્રેસના ઇતિહાસની અંદર કાળી શાહી સમાન છે, જેમના કાર્યકાળની અંદર 17થી વધુ ધારાસભ્યો કોંગ્રેસ છોડી ચૂક્યા છે, તેમ છતાં પણ પાર્ટી આલા કમાન્ડને બાંધમાં લઈ અને પોતાના જે મનગમતા, જે પોતાની સાથે સંકળાયેલો એવા લોકોને જે કોંગ્રેસ પાર્ટીને ડેમેજ કરે છે, જે પોતે હાલમાં હારી જાય એમ છે તેવી જમાલપુર ખાડિયાની જે સીટ છે તે ઇમરાન ખેડાવાલાને આપવામાં આવી છે, તેની જગ્યાએ અમે બીજા અન્ય કોઈ ઉમેદવારને આપવામાં આવે તેની અમે વારંવાર માંગણી કરીએ છીએ। અમે પ્રદેશના નેતાઓનો સંપર્ક કરી રહ્યા છીએ, પ્રભારીશ્રીનો સંપર્ક કરી રહ્યા છીએ, તેમ છતાં અહીંયા અમને કોઈ સાંભળવા આવતું નહોતું। તેથી કરી અને અમે જે કોંગ્રેસની અંદર જે કાળા શાહી સમાન છે તેવા ભરતસિંહ સોલંકી અને અમિત ચાવડાની નેમ પ્લેટ ઉપર અમે કાળી શાહી લગાવી દીધી। ભરતસિંહ સોલંકી અને અમિત ચાવડાએ કોંગ્રેસ પાર્ટીને બાનમાં લઈને પોતાના કાર્યકર્તાને સાચવવા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટીને બાનમાં લીધી અને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે અમે રાજીનામું આપી દઈશું, અમે કામ નહીં કરીએ, એથી કરીને પાર્ટીએ દબાવમાં આપીને ઇમરાન ખેડાવાલાને ટિકિટ આપી છે। અમે શાહનવાઝ શેખને ટિકિટ આપવામાં આવે હતી, અન્ય કોઈ જે જમાલપુરની અંદર જીતી શકે તેવા એવા ઉમેદવારની અમે માંગ કરી છે। અમારી માંગણી છે, લોક ચાહના છે કે શાહનવાઝ શેખને ટિકિટ આપવામાં આવે। અમે જમાલપુરના મતદાર છીએ, અમે એમની કામગીરીથી વાકેફ છીએ, એના માટે અમે અહીંયા રજૂઆત કરવામાં આવ્યા છીએ। સવારે 9 વાગે અહીંયા ઉભા છે, છતાં પણ કોઈ પીસીસીના હોદ્દેદારો કોઈ એમને સાંભળવા નતા આવ્યા, જેથી કરીને અમે અમિત ચાવડાને તો નેટવર્ક 18 નો કાર્યક્રમ ગુજરાત અધિવેશન, જ્યાં સીઆર પાટીલ પણ પહોંચી ગયા છે અને તેમની સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે। ગુજરાતની ચૂંટણીલક્ષી વાત ચાલી રહી છે और जिसकी कमान बीजेपी ने सौंप रखी है पाटिल जी को, जिनके नेतृत्व में ये पूरा चुनाव यहाँ पर लड़ा जा रहा है, यानी कि उम्मीदों का काफिला पाटिल जी आपके साथ में है, आप रग रग से वाकिफ हैं। और पहला सवाल यही है कि 27 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है और आप यहाँ पर दावा 160 प्लस का भी नहीं, सीधे के सीधे 182 सीटों को कर रहे हैं। विश्वास या फिर अति विश्वास? मुझे गुजरात बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने में 2.5 साल हुआ है। मैं जब आया था, जब 8 बाई इलेक्शन थे, तब भी मैंने कहा था कि हम 8 में से 8 जीत जाएंगे, जीत गए। उसके बाद कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, 6 में से 6 हम जीते, जो हमारे पास थी, मगर 388 सीट थी हमारे पास, 96 नए कॉरपोरेटर हमारे बढ़ गए। स्थानिक स्वराज्य का इलेक्शन हुआ, 31 जिला पंचायत का इलेक्शन था, 5 हमारे पास थी, 26 कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के साथ मिलकर पानी फेर दिया। हम 31 में से 31 जीत गए। हम नगर पालिका 81 थी, 79 जीते। हम तालुका पंचायत 231 थी, उसमें से 213 जीते। ये 19% सीट
19% और 90.5% सीट हम जीते, जो हमने पहले से कहा था कि हम इतने सीट जीतेंगे जब वहां हमारा कुछ भी नहीं था। तो ये जो स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, जो कुछ समय पूरी ताकत से बाहर नहीं आ रहे थे, उन्होंने ताकत दिखाई तो रोलर घूम गया। पाटिल जी, जो आप यहाँ पर आंकड़े फैक्ट्स के तौर पर बता रहे हैं, वो यकीनन जमीनी स्तर पर आपको बताते हैं कि जनता का विश्वास, चाहे वो स्थानीय चुनाव रहा, विधानसभा चुनाव रहा, लोकसभा चुनाव में तो हर एक सीट पर बीजेपी काबिज रही। मुद्दे भी अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम पिछले 3 चुनावों का जिक्र करें, 2017 में तो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, इस बार 182। फिर सवाल वही कि ऐसी कौन सी रणनीति जिसके आधार पर इतने बड़े आंकड़े को छूने का जिक्र? 217 की बात अलग है। उस टाइम एक आंदोलन चल रहा था, एक सामाजिक आंदोलन की वजह से एक वातावरण बना था। उसका कुछ फायदा कांग्रेस को मिला, कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके पहले हमारे पास 117 सीटें थी, उसमें से हम 99 हो गए, तो कुल मिला के 18 सीट थी, यानी कि 9% सीट हमारी कम हुई थी। बहुत ज्यादा नहीं हुई, बस जिस तरह से हल्ला मचा तो एक प्रकार से स्वाभाविक है, जिसको जीत मिलने की उम्मीद थी या नहीं थी, उनको कुछ सीट मिलने की वजह से वो ज्यादा उन्माद मचा रहे थे। मगर उनको गुजरात के लोगों की तासीर, मतदाताओं के नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर जो विश्वास, उनके बारे में जो उनकी जो कल्पना है कि हमारे सपने अगर कोई पूरा कर सकता है देश में तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, जो विश्वास भी है, जो सार्थक भी हो रहा है, तो ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। और इसी के आधार पर जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो जिस गुजरात मॉडल के ऊपर पूरे देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब को 1 नहीं 2 बार देश का सुकान दिया है, और उन्होंने 8 साल के अंदर जिस तरह से लोगों की कल्पना साकार करने के लिए कोशिश की है, जो सफल भी हुई है, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक प्रकार का उत्साह है। उन्हें विश्वास है कि हम नरेंद्र मोदी साहब के साथ में मिलकर, जो हमने 2002 से मोदी साहब मुख्यमंत्री थे जब से जो काम किए, डेवलपमेंट के जो काम हुए, उसके ऊपर लोगों ने देखा। अगर पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तो गुजरात के लोग तो स्वाभाविक है। मगर ऐसे 2017 में भी कांग्रेस ने जो नेगेटिव अप्रोच किया कि विकास गाड़नो थे, विकास के लिए लोग तड़पते हैं। लोग को लगता है कि मेन रोड ठीक हो जानी चाहिए, मेन रोड ठीक हो जाए तो उसको लगता है मेरा गली का रोड ठीक हो जाना चाहिए, उसके घर तक का रोड हो जाना चाहिए। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, डेवलपमेंट की वजह से नए लोग आते हैं। लेकिन पाटिल जी, आप मानते हैं कि जिस विकास का जिक्र किया जा रहा है वो विकास वाकई 2017 से लेकर इन 5 सालों में हुआ है? क्योंकि जिस तरह से कई विधायकों के टिकट कटे, कई बागी सुर निकल रहे हैं, नए चेहरों को मौका भी यहां पर दिया जा रहा है, और गलत नहीं है, नए चेहरों को मौका मिलना भी चाहिए। लेकिन 2 दिग्गज जिनके बारे में मेरे ख्याल से नितिन पटेल जी और रूपाणी जी, आपको क्या लगता है, अगर पीछे हटने की बात कह रहे हैं या नए चेहरों की बात कर रहे हैं, तो ये मतभेद है या फिर मनभेद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, उसके अंदर नए लोग आए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है। हर बार 20-25% सीटें कटती है। इस बार भी 39, 182 में से आप देखेंगे तो 20% से कम सीटें कटी है। तो मतलब वहां के विधायकों के काम से खुश नहीं थे, या लगा कि नए चेहरों को मौका देकर उनसे बेहतर किया जा सकता है? कोई एज की वजह से करता है, कोई बहुत सालों से, जैसे नितिन भाई 29 साल से इलेक्ट हो रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि मुझे नहीं लड़ना है, इस बार नहीं लड़ना है, ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा कि मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ या रिजाइन कर रहा हूँ। विजय भाई यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने संगठन से लेकर जो बात की, काम किया, उन्हें संगठन का अध्यक्ष भी बनाया गया, उसके बाद राज्यसभा में गए, मुख्यमंत्री भी बनाया गया, तो उनको एक तृप्ति की भावना भी होती है। स्वाभाविक उन्होंने भी कहा कि नए लोगों को लाना चाहिए, और नए लोगों को जिताने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे राजकोट में 4 लोगों को टिकट दिया है, चारों 4 के फॉर्म भरने के लिए खुद विजय भाई साथ में खड़े थे।
नितिन, मैंने कहा कि मैं महसाणा छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, यानी महसाणा जिला की सीट उसके ऊपर भी मेरा पूरा ध्यान रहेगा। तो वो भी वो काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, उनकी मानसिकता ही भारतीय जनता पार्टी में होती है कि टिकट मिले या ना मिले, पर काम गुजरात करना की है। सियासत में इतना हलचल जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिला। आनंदीबेन पटेल के बाद रूपाणी जी, और उसके बाद वो गए तो सब कुछ बदल गया, और ऐसा बदला कि लगा ये बदलाव क्या वाकई हो सकता है। मतलब राष्ट्रीय स्तर तक में इसकी बातचीत यहाँ पर शुरू हो गई, उसका नतीजों पर कोई असर देखते हैं क्या? देखिए, विजय भाई ने पूरे 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, तो उनका पीरियड ही 5 साल का होता है, तो 5 साल तो उन्होंने पूरे किए ही हैं। स्वाभाविक है, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। तो नए मुख्यमंत्री आए, भूपेंद्र पटेल आए, तो वो काम कर रहे हैं। ये अगर सालों तक परिवारवाद की तरह ही पार्टी चलेगी तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। भारतीय जनता कार्यकर्ता के, पार्टी के लोग कार्यकर्ता के आधार पर हम काम करते हैं। इसी के लिए हम इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि हम जीत जाएंगे। लेकिन इस दावे के साथ साथ क्या दूसरी पार्टी की मौजूदगी को दरकिनार किया जा रहा है? क्योंकि आपको भी मैं कई इंटरव्यूज में सुन रही थी, जो जनता के साथ आपका कनेक्शन रहता है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू रहे, और अब तो क्योंकि पूरा नेतृत्व आपके कंधों पर है, आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। तो आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर रहे हैं या फिर कोई गुप्त रणनीति जो है वो अंदर ही अंदर बन रही है? हम किसी को दरकिनार नहीं करते, मगर गुजरात के लोग अभी तक उसका इतिहास रहा है कि वो थर्ड पार्टी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। गुजरात के लोग समझदार लोग हैं, वो चाहते हैं कि गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो बरकरार रहे, वो सतत वो चलता रहे, और उसके लिए गुजरात को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश करने वाली जो पार्टी है, वो जो वादे करती है, अगर 22 साल के लड़के को आप पेंशन देना शुरू करोगे तो 3,000 रुपये के पेंशन में ही वो इस तरह से सिकुड़ जाएगा कि वो कभी उस साहस वृत्ति उसकी खत्म हो जाएगी। पेंशन तो 60 साल के बाद देना चाहिए, तो 22 साल के बच्चे को पेंशन देना यानी गुजरात में जो युवा धन है उसको नष्ट करना है। ऐसी बात है, गुजरात के लोग कभी सहन नहीं करेंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर वोट भी काटेगी तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, गुजरात का सरकार का कुल बजट करीब 2.5 लाख करोड़ है। इन्होंने जो वादे किए उनका अगर सबका फिगर करोगे तो ये हो जाता है 7.5-8 लाख करोड़। अब आप सोचिए कि किसी ने उनको पूछा कि पैसे कहां से आएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे। अब 2.5 लाख करोड़ का 100% तो भ्रष्टाचार नहीं होता होगा, उसमें बहुत सा हिस्सा तो पगार वगैरह में चला जाता है। हम मान लेते हैं कि चलो कुछ, मान लो कि 2.5 लाख करोड़ में से पगार के 1.5 लाख करोड़ बचता है और भ्रष्टाचार में चला गया, तो भी 8 लाख करोड़ रुपया कहां से आएगा? बाकी का 6.5 लाख करोड़ कहां से आएगा? ये जो सपने दिखाने की कोशिश है वो जमीन पर जब नहीं उतार सकते। ऐसे वादे कोई भी पार्टी ने नहीं करने चाहिए। अच्छा, बस ये सवाल हर किसी के जहन में है। गुजरात की जनता, क्योंकि आपके स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त है, जन जन के बीच में कई योजनाओं के जरिए, शिलान्यास, आधारशिला के जरिए पीएम मोदी खुद भी जा रहे हैं, रोड शोज हम बड़े बड़े देख रहे हैं। लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं पाटिल जी, तो हमसे ज्यादा बेहतर जाहिर सी बात है, क्योंकि आप गुजरात की सियासत को इतने बेहद करीब से जानते हैं, समझते हैं। विधानसभा सीटों को लेकर वोट शेयर भी कम हुआ है, सीटें भी कम हुई हैं। फिर ऐसा क्यों? क्या जिन चेहरों को जनता के बीच में उतारा जाता रहा है वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिसका जो खामियाजा है वो पार्टी को भुगतना पड़ रहा है? कुछ ऐसी नीतियां हैं जो जनता के हिसाब से नहीं सामने आ पा रही हैं? 5 उंगलियां कभी एक सी नहीं होती। 19-20 हर आदमी में भी हो सकता है, तो उससे अगर अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो बदलना चाहिए पार्टी को, तो उसके अंदर ये बदलाव आता है। अगर बदलाव नहीं करेंगे, परिवारवाद ही चलाएंगे, जो आता है उसका बेटा, उसके बेटे का बेटा, तो बदलाव ही नहीं होगा। तो बाकी लोग जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, फिर भी वो देश के लिए काम करते हैं, स्टेट के लिए काम करते हैं, एक भावनात्मक काम करते हैं, और धीरे धीरे उनमें निराशा आ जाती है कि हमारा तो कभी नंबर लगने वाला नहीं है। तो इसके लिए जब यहाँ पर बदलाव होता है, बदलाव में उनको चांस मिलता है, उसका कोई गॉडफादर नहीं, उसके मेरिट के ऊपर आप देख लीजिए। अभी भी हमारे पास जो लिस्ट आपको देखा होगा आपने, हमने मेरिट के ऊपर सिलेक्शन किया।
तो ये जो मैराथन दौड़ के बाद सिलेक्शन हुआ है उसका जो एक संतोष का वातावरण है। कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलने से नाराजगी होती है, वो स्वाभाविक है, वो मनुष्य है, तो नाराजगी होनी भी चाहिए। पर वो समझ जाते हैं पार्टी को नुकसान हो ऐसा नहीं करते। एक बार वो तय भी करते कि हम इंडिपेंडेंट भरेंगे। मैं आज सुबह 2 जगह था, गजरा में भी था और बोटाद में था। दोनों जगह पे दोनों कैंडिडेट ने कहा कि नहीं हम साथ में रहेंगे, साथ में रहे। फॉर्म भरने के समय उन्होंने कुछ फंड की भी मदद करने की ऑफर किया। तो यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता है। और वो अगर करंट उसका चला जाएगा, वो विरोध भी नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि उसका विरोध का जो करंट है वो होना चाहिए, वही तो उसकी ताकत है। अच्छा पाटिल जी, सुपर सीएम सुनकर कैसा लगता है? मतलब क्या जहन में आता है? इस नाम से आपको बुलाया भी जाता है और कहते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बड़े फैसले होते हैं देश में जो कि आपके दिशा निर्देश के हिसाब से सामने आते हैं, लेकिन भले ही सीधे तौर पर उन फैसलों पर हामी नहीं भरी जाती, लेकिन कई ऐसे फैसले हैं, बड़े फैसले जो कि गुजरात के विकास या गुजरात की नीतियों को लेकर ध्यान में रखे जाते हैं, उनके पीछे आपका हाथ होता है, यानी आपका हाथ आपके साथ के साथ। देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे पास प्रदेश के अध्यक्ष की जवाबदारी है। मैं आपको सबके सामने कह रहा हूं, अगर एक भी अधिकारी ऐसा बता देगा 2.5 साल में मैंने उनको कोई फोन किया हो, कोई काम के लिए सूचन किया हो,